गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपदा प्रबंधन के बारे में बतलाता है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हम उसको बोल सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है मेनली, पहले ये हम जानते हैं। तो किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन करने से हम उस आपदा को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, या फिर जो आपदा आ चुकी है उसके प्रभाव को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है। आपदा में मेनली जो हम काम करते हैं वो सबसे पहले हम काम करते हैं कि घटना से रोकते हैं, इसके जो कुप्रभाव होते हैं हम उसको कम करते हैं, और इससे लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पूरी तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है। आपदा के पहले और आपदा के बाद दोनों तरीके से हम इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है। हम इसकी जो होते हैं, इसके मेनली 4 स्तर होते हैं: स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। ठीक है। स्तर 1 वो होता है, स्तर 0 पहले हम समझ लेते हैं। स्तर 0 में क्या होता है कि इसके सामना करने के लिए जो काम बनाई जाती है वो स्तर 0 में आता है। स्तर 1 में वो चीज़ आती है जो प्रदेश स्तर पे होती है। स्तर 2 में वो चीज़ होती है जो राष्ट्रीय स्तर पे होती है। स्तर 3 में क्या होता है, स्तर 3 में राष्ट्रीय स्तर से ऊपर की जो स्तर होती है वो राष्ट्रीय 3 में आती है। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र की मानसिकता, शारीरिक, ये सारी जो विविधाएं हैं या पीड़ाएं हैं इनको कम करना, इनको रोकता। आपदा से जो भी लोग परेशान हुए हैं या जो भी लोग बेघर हो गए हैं उनको फिर से उनका घर बसाना। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो भी लोग इस संकट में फंसे हैं उनको बचाना, उनका आर्थिक रूप से सहायता करना, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करना और भी सारी चीज़ें उनके लिए प्रबंध करना। ठीक है। उसके बाद आता है जो भी कमज़ोर लोग हैं या फिर जनजाति के जो भी लोग हैं उनकी मदद करना। ठीक है। अब कुछ टर्म जो होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि सबसे पहले है हजार्ड। हजार्ड मतलब संकट। ये एक ऐसी अवस्था होती है, ये प्राकृतिक और मानव एक ऐसी अवस्था होती है जिसके कारण किसी व्यक्ति, समुदाय को चोट लग जाए, प्राण चले जाए, अचल अचल संपत्ति की क्षति पहुंच जाए, तो ये संकट कहलाता है। और संकट जब एक विकराल रूप धारण कर लेता है, एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो अब इसी को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे आपदा में आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक हो गया, एक आपदा है। अर्थक्वेक आपदा है, लैंडस्लाइड हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, रेलवे दुर्घटना हो गया, कहीं फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, ये सारी की सारी क्या है, हैजार्ड कहलाती है। ये सारी की सारी डिजास्टर कहलाती है। ठीक है। तो संकट क्या है, संकट का एक बड़ा फॉर्म ही डिजास्टर होता है। अब रिस्क क्या होता है, किसी कार्य को से निपटने के लिए जो उसमें खतरा छिपा होता है वो रिस्क कहलाता है, या वो खतरा कहलाता है। अब ये काम किसी भी स्तर का हो सकता है, छोटे स्तर का या बड़े स्तर का। अब उसके बाद आता है कि जोखिम अंतरण क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर क्या होता है। तो किसी व्यक्ति को आपदा से निपटने के लिए जितनी भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है, जितनी भरपाई करनी पड़ती है, जो आर्थिक उपाय करना पड़ता है, ठीक है ना, जैसे पॉलिसी हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई, उसी को रिस्क ट्रांसफर करते हैं। आगे आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, संकट के आधार पर आपदा को जोखिम निर्धारण कहलाता है। ठीक है। मतलब जो आपदा आई है उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जोखिम का निर्धारण किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो हमारा निर्धारण होता है उसको हम जोखिम निर्धारण कहते हैं। ठीक है। यह अलग अलग लोगों के सामंजस्य बैठाने पे या तालमेल बैठाने पे हम इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है भेद्यता क्या होती है। तो यह एक काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है। ये जिस भी क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में शंका बनी रहती है कि आपदा इस क्षेत्र में आ सकता है। ठीक है। इसी को आपदा भेद्यता कहते हैं। ठीक है। ये जिस भी क्षेत्र में रहेगा उस भी क्षेत्र में रिस्क बना रहता है कि यहाँ पे ये चीज़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसके बाद अगला आता है आपदा क्या होता है। आपदा के बारे में जैसे हम आप लोग को बताए हैं, यह मानव रहित और ये नेचुरल रहित, मतलब ये नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है, मानव रहित और प्राकृतिक रहित दोनों प्रकार से हो सकता है। इससे क्या होता है, ये एक बड़े पैमाने पे लोगों के को क्षति पहुंचाती है, जान माल की क्षति पहुंचाती है। ठीक है। इससे निपटने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आता है पूर्व आपदा आयोजन। मतलब कोई आपदा आने वाली है उससे पहले ही हम जो आयोजन कर रहे हैं, उससे पहले हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्री डिजास्टर प्लानिंग। उसके बाद आता है डिजास्टर प्रिवेंशन।
इसमें क्या होता है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं हम करते हैं, जो हम तैयारी पहले करते हैं, उसको हम आपदा रोधन कहते हैं। ठीक है, उस आपदा को रोकने के लिए। आगे आता है आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण में क्या होता है, कोई भी जो आपदा है, ठीक है, उस आपदा को कम करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो घटाने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उस आपदा को, उसको बोलते हैं डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है, उसके बाद आता है डिजास्टर डिजास्टर हाँ, इसके बाद आता आता है डिजास्टर का साधन। ठीक है, डिजास्टर का क्या क्या साधन है। तो इसमें क्या होता है, आपदा जो है वो घटना से निपटने के पहले जो उपाय किए जाते हैं उसको आपदा साधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, अर्थक्वेक आने वाला अगर हमको पहले ही पता चल जाए तो हम उससे पहले ही निपट लेंगे। ठीक है, जैसे हो गया चेतावनी, हो गया मानव सहायता सामग्री, हो गया ड्रिल, हो गया, ठीक है, भेद व्यक्ति हो गया, उसके बाद समुदाय जागरूकता हो गई, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटर हो गए। उसके बाद आता है सेकेंडरी थ्रेट्स। इसमें क्या होता है, बड़ी आपदाएं व मुख्य आपदाओं के कारण इसके बाद तथा इसके घटने वाली आपदा द्वितीय आपदा कहलाती है। ठीक है, सेंस इसका क्या निकला, अगर कोई आपदा आ गई है, उसके 1 महीने 10 दिन बाद दूसरी कोई आपदा आ जाती है तो उसको सेकेंडरी थ्रेट कहते हैं। अब आता है डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक सरकार द्वारा गठित संस्था है जो कि हर एक प्रकार से डिजास्टर से निपटने के लिए चीज़ों का मैनेजमेंट करती है और उसका सहायता करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आपदा प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको कुछ टॉपिक्स में मेन टॉपिक्स में वो किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे प्रिंसिपल है, इसके सिद्धांत है, तो बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। पहला सिद्धांत ये है कि आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं से जोड़कर देखना। तो आपदा प्रबंधन जो है, जैसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से योजना आते हैं, तो उन योजनाओं से हम क्या करें, डिजास्टर मैनेजमेंट को जोड़ दें। उससे क्या होगा, वर्षों दर हमारा विकास बढ़ते रहेगा और हमारे सुरक्षा का भी लेवल बढ़ते रहेगा। तो इस हिसाब से हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टी हजार्ड। मल्टी हजार्ड का सेंस क्या है, एक या एक से ज़्यादा जब संकट आ जाते हैं, जैसे बाढ़ भी आ गया, सूखा भी आ गया, ठीक है, उसके साथ भूकंप भी आ गया, तो ये क्या है, ये मल्टी हजार्ड है। कंटिन्यूस अप्रोच का सेंस ये है कि हम लगातार उस चीज़ों का पीछा करते रहें, लगातार उन चीज़ों का पीछा करते रहें जिनसे हम इन डिजास्टर से निपट सकें। ठीक है, आगे आता है अवेलेबल रिसोर्स एंड मशीनरी। मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या मशीनरी हैं जिनका हम यूज करके, जिन तंत्रों का हम यूज करके इन चीज़ों से बच सकते हैं, इस आपदा से बच सकते हैं। आगे आता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा सेंस है, इसमें जो भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं ये आपस में तालमेल बैठा के मदद करने लोगों का और काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लें। आगे आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई आपदा आ गई है तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो हम खाली करवा देते हैं या बहुत सारी बिल्डिंग बनवा देते हैं जहाँ पे पीपल आके आइसोलेट हो सके। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक को रखा जा सके। तो वो एक बिल्डिंग में जितनी भी पब्लिक रह पाते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है एटोनॉमी एंड इक्वलिटी। एटोनॉमी क्या होती है, आपदा प्रबंधन संगठन के विचारों व क्रियाकलापों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके निर्णय उचित, जनहित एवं संगत होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि जो भी इसमें हम डिसीजन लें वो डिसीजन सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए होना चाहिए। इक्वलिटी उसमें होनी चाहिए कि अगर बड़ा जाति है, छोटी जाति है, सबके लिए एक होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें रिलीज़ की जा रही हैं वो किसी एक के लिए नहीं हो। ठीक है ना, किसी एक के द्वारा रिलीज़ किया जाए और वो चीज़ें सबके लिए हो। ठीक है ना, अगर जैसे कि आपदा के समय हम चावल या कोई चीज़ बांट रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का वो ऑर्डर दे रहे हैं तो वो सबके लिए हो जिससे कि पब्लिक संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अगला आता है लोगों की संभावनाओं को सजना, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। मतलब इस कंडीशन में लोग अपनी भावना खो देते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम उनको जाके संभालें और उनकी कंडीशन को देखें। आगे आता है फाइनेंशियल ग्राउंड्स। फाइनेंशियल ग्राउंड क्या है, राज्य और केंद्रीय सरकार मिलकर काफ़ी सारे पैसे जुटा के और काफ़ी सारे पैसों का पब्लिक से मदद लेके फंडिंग करवा के सबकी मदद करती है। तो ये है फाइनेंशियल ग्राउंड्स। रिस्क ट्रांसफ़र के बारे में आपको बता चुके हैं। डिसिमेट नॉलेज एक ऐसा नॉलेज होता है, ठीक है, जिसे निपटने के लिए जब कोई संस्था सक्षम नहीं होती है तो वो किसी दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करती है, नॉलेज का ट्रांसफ़र करती है। जैसे हमारे में अर्थक्वेक आ गया और मुझे ये नहीं पता है कि अर्थक्वेक से कैसे बचना है,
तो मैं किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी व्यक्ति विशेष देश से मैं उस साधन को क्या करूँगा, अपने वहाँ मंगवाऊँगा, या मैं उस नॉलेज को अपने पास ले लूँगा उससे निपटने के लिए। अब अगला आता है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो इसके कुछ मेन एलिमेंट है। पहला है कि संकट का पहचान हम करते हैं। पहला ये है कि संकट का पहचान करना होता है किसी भी तरीके से, कि अगर कोई संकट आने वाला है तो उसकी किस तरह हम पहचान करेंगे। जैसे बिजली का पुल खराब हो जाना, कृषि पे कितना कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, मकान पे कितना पड़ सकता है। तो पहले हम अपने उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा आता है लॉस रिडक्शन, कि हम अपने नुकसान को कितना कम से कम कर सकते हैं। नुकसान को हमको क्या करना है, कम से कम करना है, ठीक है ना। आपदा के पहले और आपदा के बाद दोनों कंडीशन में हमको क्या करना है, उसको कम करना है। तीसरा आता है कंट्रोल और इवेंट, नियंत्रण करना, ठीक है, क्रियाओं पे नियंत्रण करना। क्रियाओं पे हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं आपदा के बाद वो नियंत्रित होनी चाहिए पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से वो नियंत्रित होगा तो वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा, ठीक है। अब आता है सहायता में एक रूपता। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा ही ये चीज़ किया जाना है, ये व्यक्ति एक समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। आता है फिर आगे साधन प्रबंधन। साधन प्रबंधन का मतलब क्या है, बहुत सारे प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि हम मिलकर सहायता करें, ठीक है। जो भी धन है, सामग्री है, मानव बल है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, जो भी हेल्पिंग के साधन है, जो भी मशीनरी है, वो सारे के सारे क्या है, उनका प्रबंध एक साथ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है संघट लघुकरण, ठीक है। संघट लघुकरण क्या है, जब भी ऐसा चीज़ होता है तो बहुत सारे व्यक्ति, समूह, समाज डगमगा जाते हैं, ठीक है, वो कांप उठते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है तो सब क्या हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो हम उस केस पे ये कोशिश करते हैं कि जो जान माल और इन सारी चीज़ की क्षति हो वो कम से कम हो, ठीक है ना, लोग ज़्यादा के ज़्यादा परेशान ना हो। अब आगे आता है डिजास्टर मैनेजर क्या होता है। तो जब भी आपदा आती है तो उसकी जो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई एक हेड लेता है, तो वो आपदा प्रबंधक कहलाता है। जो भी इसकी जिम्मेदारी लेता है, सरकारी गैर सरकारी कोई भी एक संस्था जो इसकी जिम्मेदारी लेती है, वो आपदा प्रबंधक कहलाती है। जैसे कि यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, नेशनल रेड क्रॉस हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ राहत एवं निर्माण एजेंसी हो गया। इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के काफ़ी भाग लेती हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक इसमें स्पेशलिस्ट रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इससे जुड़े कुछ लोग, तो एक्चुअली होता क्या है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट आता है तो कुछ हम ऐसे साइंटिस्ट को बुलाते हैं जो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इसके हैंडलिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। वो इस चीज़ को क्या करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और उसमें सहायता करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि पहला है आपदा रोधन। आपदा रोधन हम आपको बताएं हैं किसी आपदा को पहले ही रोक देना या कम कर देना आपदा रोधन कहलाता है। दूसरा है न्यूनीकरण, ये भी हम आपको बताएं न्यूनीकरण आप किस तरह कर सकते हैं। थोड़ा इसमें बड़े टॉपिक में दिया है। न्यूनीकरण करने के लिए क्या है, उसको कम किया जाता है, आपदा को कम किया जाता है। तो कुछ चीज़ें जैसे कम कर सकते हैं। जैसे पहला है स्ट्रक्चर मिटिगेशन। स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टाइप की बिल्डिंग्स आती हैं या स्ट्रक्चर्स आती हैं। इंजीनियरिंग संरचनाएं वह संरचनाएं होती हैं जो इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जाती है और जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इनमें नुकसान कम होता है, और इसमें कम चीज़ों की सहायता हमको पड़ती है, ठीक है। ये जो होता है हम पूरा प्रॉपर IS कोड और सारी चीज़ों को फॉलो करके बनाते हैं। दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग। ये जो होता है मेनली मिस्त्रियों या मजदूरों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। ये आपदा रोध नहीं होता है, इसमें ये रेजिस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। और दूसरा आता है नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ निम्न बातें आती है। जैसे आपदा प्रबंधन नियम एवं एक्ट बना के प्रशासन के प्रति सजग रहें और ड्यूटी जिम्मेदारी को निभाएं, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सभी प्रकार की जो भी मानव गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा के नियंत्रित करें, ठीक है। जनता को आपदाओं के प्रति सूचित करना या फिर आवश्यक करना या फिर उनको जागरूक करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब आगे आता है
न्यूनीकरण के बारे में। तो न्यूनीकरण में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन। तो अर्थक्वेक अगर आ गया है तो हम BIS मानकों का पालन करें, ठीक है। जो भी इंजीनियर्स कहते हैं, जो भी चीज़ें कहते हैं, हम उनको फॉलो करें। और गांव में जिस भी झोगी झप्पड़ है, हम उसको क्या करें, उनको हम ये प्रेरित करें कि वो कंक्रीट के घर बनवाएं, वो इंजीनियरिंग मकान बनवाएं, जिनसे कि उनके घर मजबूत रहें, ठीक है। और नदी के किनारे या गाँव में समुद्र हो उसके किनारे, या फिर किसी पोखरे के किनारे अगर ऐसा कोई घर है जिसमें लिक्विफेक्शन की संभावना रहे, तो हम उसको वहाँ से दूर हटा दें। आगे आता है सुनामी मिटिगेशन। सुनामी मिटिगेशन में आप जानते हैं जैसे कि क्या होता है, समुद्र तट के साथ साथ पर्याप्त ऊंचे बालू के टीले बन जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी स्थिरता के लिए समुद्र में झाड़ियाँ उगानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। और सुनामी में क्या होता है, समुद्री तटों बालू से भूमि ऊंचा उठ के तटीय गांव बनाया जा सकता है, ठीक है। समुद्र तट के साथ साथ 500 मीटर की पट्टी पर नारियल के पेड़ लगा जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लिक्विफेक्शन और बाकी चीज़ों की संभावना काफ़ी कम रहेगी, ठीक है ना। जो ये सुनामी आता है इसकी संभावना काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। इसके लिए और क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कंक्रीट की संरक्षक दीवार बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है फ्लड मिटिगेशन, ठीक है। फ्लड मिटिगेशन तो इस पे क्या कर सकते हैं, नदियों पे बांध बना सकते हैं, बैराज बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट बना सकते हैं। जो भी निचले स्तर की जगह है हम उसको ऊंचा कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है आगे चक्रवात की। चक्रवात में भी इसी तरह का सेम है कि चक्रवात से निपटने के लिए इन आपदाओं को क्या करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह की आपदा है, इस तरह की आपदा आ जाती है, तो हम इसी तरह से निपट सकते हैं। अब आता है कि इसकी तैयारी करना, ठीक है। तो आपदा के लिए घटना से पहले या घटना के बाद जो हम तैयारी करते हैं, पूरी की पूरी तैयारी, ये मेनली घटना से पहले ही आप मान सकते हैं। जो भी घटना से पहले तैयारी करते हैं वो आपदा तैयारी कहलाती है, जिसको आपदा प्रिपेयरनेस कहते हैं, ठीक है। अब आता है फेज कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या फेज होता है। तो मेनली 3 फेज होता है। पहला होता है पूर्व आपदा चरण, फिर आपदा चरण होता है, फिर उसके बाद पश्चात। मतलब अगर कोई आपदा आ रही है तो आपदा के पहले, आपदा के आ चुकी है आपदा तब, और उसके बाद की, ठीक है। तो पहला होता है पूर्व आपदा चरण, ठीक है, जिसको प्री डिजास्टर फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस चरण में आपदा रोधन, न्यूनीकरण व साधन संबंधी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य 3 चीज़ की जाती है। पहला प्रिवेंशन किया जाता है, दूसरा मिटिगेशन किया जाता है, और तीसरा प्रीपार्डनेस किया जाता है, ठीक है ना। मतलब हम उसको उससे प्रिवेंट करते हैं, उससे मिटिगेट करते हैं और उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर आता है दूसरा आपदा चरण। इसमें क्या होता है कि अगर आपदा आ गई है तब हम उससे किस किस तरीके से नीचे मतलब निपटें, लोगों के लिए खाना पीना प्रोवाइड करें, रहने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उनको रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको फाइनेंशियल मदद दें, ये सारी तरीके की चीज़ें हैं। और दूसरी आती है पश्च आपदा। आपदा आके ख़त्म हो गई है, उसके बाद हम क्या करें, हमारे जो घर बार टूट गए हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसमें रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे घर हैं हम उनको ऑडिट करवाएं बड़े बड़े संस्थाओं से, और उसको हम जितना हो उतना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करें। अब आगे आता है स्टेजेज ऑफ डिजास्टर रिस्पांस। इसके स्टेज क्या क्या होते हैं। तो पहला जो चरण होता है वो प्रिपरेटरी चरण होता है, इसमें जिसको हम तैयारी चरण कहते हैं। तो इस चरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं कि हम इससे लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी क्या आता है, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन, इसमें भी यही 3 चीज़ आती है। दूसरा होता है वार्निंग स्टेज। वार्निंग स्टेज मतलब भूकंप को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम सबका क्या कर सकते हैं, सबको फोरकास्ट कर सकते हैं, तो इनका हम अच्छे तरीके से फोरकास्ट करें। तीसरा आता है आपदा काल चरण कि ये जो आ रहा है आपदा, ये कितने देर के लिए आ रहा है, ठीक है ना, कितने देर के लिए आ रहा है, तो इसका भी हम क्या करें, पता लगाएं। उसके बाद आता है संक्रमण चरण कि ये संक्रमण कितने देर तक रहा, कितने देर में ये समाप्त हुआ, ठीक है ना। लगभग इसमें क्या होता है, लगभग आपदा समाप्त हो जाती है और लोग पुनः अपने कार्य में जुट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी उनकी मकानों की क्षति हुई होती है या फिर जो भी चीज़ बिगड़े टूटे काम रहते हैं वो क्या होते हैं, वो पुनः उनको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन स्टेज, जिसको बोलते हैं पुनर्निर्माण चरण। तो इस चरण में क्या किया जाता है, इस चरण में जो भी अपनी दुख और कष्ट होते हैं पब्लिक उसको भूल के अपने सारे चीज़ों को क्या करती है, बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आगे आता है रिस्क ट्रांसफ़र। तो हम आपको पता है अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए जो भी फाइनेंशियल व्यवस्था की जाती है उसको हम जोखिम ट्रांसफ़र कहते हैं।
आगे आता है पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी लाइन के जो नीचे है उसको हम पॉवर्टी कहते हैं, उसको दीनता जैसे कि। और दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या खतरा है, क्या चीज़ें होने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आपदा से अधिक वो पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारे स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनके पास सारे स्रोतों को पहुंचाना, उनकी मदद करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब उसके बाद आता है अगला वार्निंग सिस्टम। तो हम आपको वैसे बताएं हैं, अर्थक्वेक को छोड़ के जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए काफ़ी सारे संस्थाएं बनाए गए हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके की ऐसी संस्थाएं, जैसे पहला हो गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, और सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एंड एजेंसी। ये सब ऐसी एजेंसी है जो इन पे क्या करती है, हमेशा नज़र रखती है। ठीक है, ये नज़र रखती है और जैसे ही कुछ होने वाला होता है ये गवर्नमेंट को क्या करती है, इत्तला कर देती है कि हाँ अब आपके क्षेत्र में ये चीज़ होने वाला है, आप इससे बचने की कोशिश करिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है नीड फॉर कम्युनिटी प्लानिंग फॉर डिजास्टर। जो डिजास्टर, जो आपदा हुई है उसकी आयोजन की जो आवश्यकता है, ठीक है, आपदा में जो भी आवश्यकता है आयोजन की, उसके बारे में ये चीज़। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें निपटने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम उससे किस किस तरीके से निपट सकते हैं। ठीक है ना, ये जो समुदाय, ये जो प्लानिंग बनती है, ये 10 लोग, 12 लोग या 13 लोग का एक समुदाय होता है। उस समुदाय के अंदर इसमें प्लानिंग हम बनाते हैं। ठीक है ना, कि कैसे कैसे हमें उस चीज़ों को क्या करना है। आगे आता है इसके उद्देश्य, की जो प्लानिंग बन गई है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उसके जो उद्देश्य होने चाहिए कि हम खतरा को कम से कम कर लें। ठीक है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम समझाएं। अब आगे आता है कम्युनिटी रिस्पांस टाइम, CRT। ये होता क्या है एक्चुअली, तो कम्युनिटी जो है, जो डिसीजन ली है वो किस तरह से काम कर रही है, उसका रिस्पांस किस तरह आ रहा है, ये उसके बारे में। तो पहले आता है नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता हम आपको बता चुके हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग चोटिल हैं, उनकी मदद करने के लिए इस चीज़ों को बनाया जाता है। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन। जब ये चीज़ बनती है तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, एक समुदाय, एक गठन बन जाता है। आगे आता है ट्रेनिंग। तो जो समुदाय बनता है पहले उसको हम ट्रेनिंग एक दिलवाते हैं, एक छोटा सा ट्रेनिंग दिलवाते हैं, हाँ, कि आपको मदद किस तरह करना है। अगर किसी का हाथ टूट गया है तो हाथ का इलाज आप किस तरह करेंगे, या फिर आप जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं वो वहाँ प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है इमरजेंसी सप्लाई। इमरजेंसी सप्लाई जैसे कि आप लोग जानते हैं, हेलमेट हो गया, दस्ताने हो गया, रेंच होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, खाना हो गया, माचिस हो गया, पानी हो गया, बहुत सारी तरह की चीज़ें हो गई जो इमरजेंसी सप्लाई में आता है। ठीक है, ये भी इसका एक क्या है, पार्ट है। अब आगे आता है डिजास्टर रिलीफ सिस्टम। डिजास्टर रिलीफ सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू, राष्ट्रीय संस्थानों के थ्रू, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के थ्रू क्या किया जाता है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद करती है लोगों की। ठीक है, तो वो जो मदद करती है उसको आपदा सहायता प्रणाली या फिर आपदा सहायता पद्धति कहते हैं। ठीक है, रिलीफ सिस्टम। अब बात आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। इस तरीके की चीज़ें अगर आ गई हैं तो हम उनको रोक तो लिए हैं, लेकिन अब किस तरह ग्रामीण का संगठन तैयार किया जाए जो जो आपदा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, प्रशासन जो है वो बहुत सारी सेवाओं के लिए ट्रेनिंग देती है कि हाँ देखिए आपको इस तरीके से ये चीज़ करना, इस तरीके से ये चीज़ें फंक्शन करेंगी। ठीक है, ये उसके बारे में मेनली, ये भी हम आपको एक तरह से पढ़ा चुके हैं। अब आगे आता है सूचना प्रसार एवं संचार। तो सूचना प्रसार एवं संचार, टेलीकॉम संस्था क्या करती है, तो टेलीकॉम का मेन यही काम है, जब इस तरह की कोई आपदा आ जाती है तो वो क्या करे, टीवी पे दिखाए, लोगों को बताए, BIS के बारे में लोगों को बताए, लोगों को हर एक तरीके से वो जागरूक करे, उसका काम यही है। उसके बाद आता है सर्वाइवल स्किल्स, कि अगर इस तरह की दिक्कत आ गई है तो हमारे अंदर वो क्या क्या गुण हैं, हमारे अंदर वो क्या क्या तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम इससे निपट सकते हैं, जिसका उपयोग करके, जिससे कि बुद्धिमानी से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है खोजी व बचाव मंडली के लिए प्रकाय व कर्तव्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ ड्यूटी एंड सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए रेस्क्यू टीम बनाई जाती है जिनकी अलग अलग ड्यूटी होती है। कुछ की ड्यूटी होती है कि आप घायलों को बचाएं, कुछ की ड्यूटी होती है कि मकान में जो लोग फंसे हैं उनको निकालें, कुछ की ड्यूटी होती है कहीं आग लग गया है या मकान टूट के गिर गया है तो वहाँ पे वो जाएं। ठीक है, अलग अलग जो टीम होती है, अलग अलग उनका ये काम होता है।
अब इसमें अगला आता है, खोज बचाव व्यक्ति को आपदा क्षेत्र में घुसते समय निम्न बातों का सावधानी रखना चाहिए। जैसे कि जो टीम वहाँ पे जा रही है उसको बिजली, पानी, गैस आदि चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, हेलमेट पहन लेना चाहिए, सुरक्षित जैकेट पहन लेना चाहिए, उनको गमबूट पहन लेना चाहिए और ऑक्सीजन से लेकर हर एक चीज़ उनको अपने पास ले लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। ठीक है। अब आगे आगे आता है कि जो रेस्क्यूअर होता है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास फर्स्ट एड होनी चाहिए, फर्स्ट एड की सारी किट होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार की किट होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए फर्स्ट एड वर्कर। फर्स्ट एड वर्कर का काम क्या है? सबसे पहले वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की नर्वस सिस्टम को देखता है, ब्रीथिंग सिस्टम और डाइजेस्टिंग सिस्टम को देखता है कि उसकी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है ना, उसका ब्रेन काम कर रहा है ना, वो सांस तो ले रहा है ना, उसकी खाने तो पच रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों का वो सबसे पहले टेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल फॉर फर्स्ट एड वर्क। इसके लिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए एक्चुअली आप जानते हैं, अगर किसी को बिजली लग गई है, किसी के अंग जल या कट गए हैं, किसी से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, किसी की शरीर ठंडे पड़ गई है, किसी के हार्ट पे चोट लग गया, तो इस तरीके की चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब बात आती है फर्स्ट एड किट में होता क्या क्या है। तो इसमें बैंडेज हो सकता है, इसमें बहुत सारे कॉटन होते हैं, सीजर्स होते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, क्रीम्स होते हैं, ORS होता है, पेन किलर्स होते हैं, बहुत सारे तरह के थर्मोमीटर्स हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर को हर एक तरीके से फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपका ये चैप्टर नंबर 15 एंड होता है। ओके, थैंक यू।